हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है एंड वेलकम इन इकोहॉलिक्स। इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई है, आरबीआई ने रिलीज करी है। इन्फ्लेशन आया है 2.1। 6 सालों में सबसे कम इन्फ्लेशन आया है। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरी रिपोर्ट है मैं दिखा देता हूँ आपको। बेस ईयर क्या लिया है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए एक ही डेटा की इंपॉर्टेंस है, वो है सीपीआई। सीपीआई का जो डेटा है उससे इन्फ्लेशन आराम से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला सीपीआई का, उसके बाद चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। गिव मी अ सेकेंड। देखो, सीपीआई का फॉर्मूला है, इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको इन्फ्लेशन निकालना है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग सारा। इन्फ्लेशन अगर आपको निकालना है जुलाई 2025 के लिए, तो आपको निकाल करना पड़ेगा सीपीआई 2025 का जुलाई महीने का निकालना पड़ेगा। फिर आपको निकालना पड़ेगा सीपीआई जुलाई महीने का, और वो भी 2024 का निकालना पड़ेगा, और से डिवाइड करना पड़ेगा सीपीआई जुलाई 2024 का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्फ्लेशन अगर 2024 का निकालना है तो वो है सीपीआई। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो आरबीआई जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, इंडिया में जो आरबीआई इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो यूज करता है वो है सीपीआई। ठीक है, ये याद रखिएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, डब्ल्यूपीआई भी है, सीपीआई है। हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, सीपीआई। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब मैं फिर से आपको रिपोर्ट में ले आता हूँ। ठीक है, अब रिपोर्ट आई है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या आया है, 2.1 से लोएस्ट आया है। ठीक है, अब हेडलाइन इन्फ्लेशन 2.1 आया है, इसका मतलब ये है कि लोएस्ट है ये पिछले कितने महीनों में, 6 सालों में लोएस्ट है ये। पिछले महीने क्या है 2.82, और अभी कितना है 2.1। अर्बन में क्या है, अर्बन में ज्यादा है, अर्बन में 3.12 है। और अभी पिछले साल 3.12 था, अभी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 2.56 हो गया। और रूरल एरिया में 1.72 है, मतलब रूरल एरिया में जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा कम हुआ है अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद एक और चीज बतानी है मुझे आपको कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन लिखा है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि भाई कि इंडिया में इन्फ्लेशन सीपीआई से निकालते हैं, ना कि डब्ल्यूपीआई से निकालते हैं। जब सीपीआई से निकालते हैं तो इंग्रेडिएंट कौन से यूज करते हैं। जब सीपीआई से हम इन्फ्लेशन निकालेंगे और सारे जितने भी चीजों को हम यूज करेंगे, सारी चीजों को यूज करके जब हम इन्फ्लेशन निकालेंगे, सारी मतलब फूड, फ्यूल, आप कहाँ रह रहे हो, हाउस का खर्चा, रहने का खर्चा, जो आपके कपड़ों का खर्चा, जूते का खर्चा, सबका खर्चा जितना भी आप यूज करते हो, सबका अगर खर्चा यूज करके अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन निकालेगी तो वो कौन सा इन्फ्लेशन होगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन। दूसरा इन्फ्लेशन कौन सा होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है। दूसरा इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट आरबीआई जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है सीपीआई से कैलकुलेट करती है, और सीपीआई से कैलकुलेट करते वक्त अगर वो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती हैं, जो चीज कम फ्लक्चुएट होती हैं उसी को ही ले, और जो चीज ज्यादा फ्लक्चुएट, जिनका प्राइस ज्यादा ज्यादा स्पीड से ऊपर नीचे होता रहता है, जिनका प्राइस को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता उसकी मॉनेटरी पॉलिसी से, जैसे फूड और फ्यूल। आई रिपीट, फिर से बोल रहा हूं, आरबीआई कोर इन्फ्लेशन से, कोर इन्फ्लेशन का यूज करके इन्फ्लेशन नहीं निकालती। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आप सीपीआई की मदद से इन्फ्लेशन निकालते हो, और सीपीआई में इन्फ्लेशन, सीपीआई एक फॉर्मूला है, सीपीआई से इन्फ्लेशन निकालते वक्त अगर आप सारे इंग्रेडिएंट का यूज करो, बस फूड और फ्यूल का यूज ना करो, तब कौन सा इन्फ्लेशन आएगा आपके पास, तब आएगा आपके पास कोर इन्फ्लेशन। जब आप सारे इन्फ्लेशन, सारे सीपीआई निकालने में आप जब सारे प्रोडक्ट के प्राइस को, डिफरेंस को देखोगे, सारे फूड के भी देखोगे और फ्यूल के भी देखोगे, तो वो कौन सा आएगा, वो हेडलाइन आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आरबी गवर्नमेंट हमारी कौन सी बोलती है, गवर्नमेंट हमारी यूज करती है ये वाला हेडलाइन इन्फ्लेशन यूज करती है। इससे आरबीआई को परेशानी है। इससे आरबीआई को क्या परेशानी है, आरबीआई को परेशानी ये है कि साहब हेडलाइन आप लोग यूज कर रहे हो, और हेडलाइन में जो आप फूड और फ्यूल का जो प्राइस में इंक्लूडेड होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
फूड का प्राइस और फ्यूल का प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कृपया करके आप लोग कोड देखो। पर गवर्नमेंट कौन सा देखती है? हेडलाइन। हेडलाइन तरीका मतलब ये होता है कि सीपीआई में, सीपीआई कैलकुलेट करते वक्त हम सारे इंग्रेडिएंट, जितने भी चीजों के हम जितने भी चीजों हम यूज करते हैं, फूड, फ्यूल, हाउस वाउस, पर्सनल, ये मुंह में लगाने वाला सब चीज, जूते चप्पल कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, सब जितने भी चीज हम यूज करते हैं सब का प्राइस को मेजर करके यूज करा जाता है। वही आरबीआई की परेशानी की साहब फूड और फ्यूल। फूड कैसे? बारिश हो जाए तो अनाज सस्ता है, बारिश नहीं हो तो अनाज महंगा है। इसलिए फूड का प्राइस हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर सकती है। फूड का प्राइस तो भगवान कंट्रोल करेंगे। उसके बाद दूसरा प्यार है, दूसरी परेशानी है फ्यूल, जो आप हेडलाइन में यूज करते हो। फ्यूल तो इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से अफेक्ट हो रहा है। अभी रशिया से लड़ाई, सब लोग रशिया से लड़ाई करके बैठे हैं और आपने रशिया से दोस्ती करके रखी है, इसलिए आपको ऑयल सस्ता पड़ रहा है। तो फूड और फ्यूल का प्राइस से इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, इससे आरबीआई गवर्नर को डांट पड़ती है। पर फिर भी गवर्नमेंट कौन सा यूज करती है? हेडलाइन तरीके यूज करती है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ये एक परेशान करने वाला शब्द है। देखो एक चीज होती है इन्फ्लेशन, मैंने बता दी। भाई ये क्या हो गया? देखो एक चीज होती है इन्फ्लेशन, एक दूसरी चीज होती है सीपीआई। सीपीआई अलग होता है, इन्फ्लेशन अलग होता है। सीपीआई से हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। एक होता है सीपीआई इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना जब पेपर में, मतलब जो न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें लिखा रहेगा सीपीआई इन्फ्लेशन, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन ही होता है। जब इन्फ्लेशन सीपीआई की हेल्प से निकालते हैं तो वो इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ओके, ये वाली बात मैंने बता दी आपको। अच्छा, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ही है। हेडलाइन, अब मैं आपको पहले प्रूफ करके दिखा दूं कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो सही है कि गलत है, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ये है अपना फॉर्मूला और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। ये मैंने पहले करा था कैलकुलेशन, तो मैं आपको इसको मिटा देता हूं। अरे भाई, ये क्या हुआ? एक मिनट। ये देखो आप, उसमें तो पता नहीं क्या परेशानी हो गई है, हमने ज्यादा ही मिटा दिया है। ठीक है, ये देखो आप, इसमें सीपीआई देखो आप, ये है अपना फॉर्मूला क्या था? सीपीआई इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला हमारा ये था कि इन्फ्लेशन अगर मुझे जुलाई, इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सीपीआई, अगर जुलाई 2025 का इन्फ्लेशन निकालना है मुझे, तो सीपीआई 2025 जुलाई का देखूंगा मैं, उसका फिर माइनस करूंगा सीपीआई जुलाई 2024 को, अपॉन करूंगा सीपीआई जुलाई 2024 से, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला में ये है सीपीआई इंडेक्स और ये है इन्फ्लेशन। सीपीआई इंडेक्स देखना हमें, इंडेक्स में हम सीपीआई जनरल दिख रहे हैं। अब सीपीआई जुलाई 2025 से माइनस करेंगे ना, तो जुलाई कितना है? 194.2। इसको हम किससे माइनस करेंगे? जुलाई 2025 वाले सीपीआई से 190 से माइनस करेंगे 190/2। डिवाइड कैसे करेंगे हम? 190 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.10। तो 2.10 हमारा क्या है? ये है इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से हमने इन्फ्लेशन निकाला है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें इस इन्फ्लेशन का को कम होने का दो कारण बताया जा रहा है। पहला कारण है फूड इन्फ्लेशन, कि भाई जो फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से जो कंबाइंड सीपीआई इन्फ्लेशन आ रहा है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन आ रहा है, वो बहुत कम आ रहा है। तो भाई ये जो कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन कितना है वो देखो आप। कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन माइनस में है, -1.06,
और लास्ट ईयर क्या था, ये 1% था, अभी कितना है, -1.06 है, जो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है इन्फ्लेशन कम आने का, दूसरा कारण है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट बोले तो बेस इफेक्ट क्या होता है सर, बेस इफेक्ट बोले तो ये देखो, अभी हमने क्या निकाला है, इन्फ्लेशन हमने निकाला है सीपीआई से। अब सीपीआई से जब हमने इन्फ्लेशन निकाला है तब हमने ये देखा है फॉर्मूला, ये हमने किससे डिवाइड करा है, इसे सीपीआई जुलाई 2024 से डिवाइड करा है। अब सीपीआई 2024 से हमने इसे डिवाइड करा है, अगर सीपीआई 2024 अगर ज्यादा होगा तो ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर सीपीआई 2024 कम होगा तो आंसर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखा ये जा रहा है कि सीपीआई 2024 क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू बाकी के जो महीने हैं उससे। इसीलिए हमारा जो अभी इन्फ्लेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा नंबर से डिवाइड करें, बेसिक मैथ है ये। ठीक है, तो ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो दो रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है। अच्छा, कुछ लोग इसकी वजह से भी परेशान है कि सर आप बोल रहे हो इन्फ्लेशन कम आ रहा है और जो मार्केट में जो सब्जियां हैं वो तो महंगी है ना। मतलब आप ये पढ़ा रहे हो पिछले 15 मिनट से कि भाई इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है, 2.1% लोएस्ट है, ये है वो है, पर मार्केट में तो सब्जियां सस्ती नहीं हो रही, मार्केट में सब्जियां महंगी हैं। देखिए, मार्केट में सब्जियां इसलिए महंगी है, इन्फ्लेशन ये जो डेटा है 2.1%, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले महीने से आपका जो अभी सब्जियां हैं वो 2.1% कम हो गई हैं। इन्फ्लेशन अगर 2.1% है, पिछले बार 2.8 था, अभी 2.1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में चीजों के दाम कम हो गए। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे थे, मतलब जो भी सारे प्रोडक्ट के जो दाम बढ़ रहे थे, उनकी रेट इंक्रीज होने की जो स्पीड है वो कम हुई है। पहले किस स्पीड से बढ़ रहे थे दाम, पहले बढ़ रहे थे इसके अभी पिछले महीने का अगर हम डेटा देखें तो जब पिछले महीने का डेटा है सीपीआई का वो था 2.82, तो पिछले महीने 2.82 की स्पीड से प्राइस बढ़ रहे थे, पर इस महीने कितने की स्पीड से बढ़ रहे हैं, प्राइस 2.1 की स्पीड से बढ़ रहे हैं। और ये 2.1 पिछले महीने मई के महीने पे डिपेंड नहीं करता कि मई के महीने में 2.8 की स्पीड से प्राइस बढ़ रहा था तो अभी थोड़ा कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये मई के महीने पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है पिछले साल जुलाई के महीने पे, पिछले साल मतलब 2024 जुलाई के महीने पे। और पिछला साल 2024 का जो महीना है वहां का जो इन्फ्लेशन है, वहां पे जो सीपीआई वो डिपेंड करता है जुलाई 2023 पे। इन्फ्लेशन याद रखिएगा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब प्राइस का राइज होना और गुड सर्विस का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये होता है कि हम एक लंबे टाइम के इंटरवल पे प्राइस का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसे देखा जाएगा, ना कि कल आपके घर में सब्जी का दाम कम हो गया और यहाँ कल आपके घर में सब्जी का मार्केट में सब्जी का दाम बढ़ गया है और मैं यहाँ बता रहा हूँ इन्फ्लेशन कम हो गया है, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर फ्लक्चुएट हो रहा है प्राइस हर दिन के हिसाब से, वो चीज इन्फ्लेशन में नहीं आती है। इन्फ्लेशन में आता है कि भाई एक साल में कितना चेंज हुआ है प्राइस में, ये आता है इन्फ्लेशन में। तो प्लीज ये जो साइंस है इसको गलत मत समझिएगा। अगर सपोज 2024 में जुलाई महीने में 107 रुपए किलो अगर पत्ता गोभी है कैबेज है, तो अभी 107 तो नहीं है, 109 हो गया है। ये इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, ना कि आप आज और कल में कंपेयर करो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, तो ये चीज है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने पीपीटी पे। जो बेसिक बेसिक था मैंने बता दिया आपको कि क्या है बेसिक। ठीक है, ठीक है, तो अब फटाक से खत्म करते हैं। जो बेसिक था मैंने बता दिया, सारी चीज बता दी आपको लगभग। मैंने बता दिया रिटेल इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज है कि इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, 2 से 6 के बीच में होना चाहिए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 2 से 6 के बीच में होना चाहिए।
अभी इन्फ्लेशन कितना है 2.1 है। तो क्या आरबीआई को परेशान होना चाहिए? बिल्कुल परेशान होना चाहिए आरबीआई को। 2.1 इन्फ्लेशन हो गया है, 2 से कम हो जाएगा तो क्या होगा? 2 से अगर कम हो गया आरबीआई को तो गवर्नमेंट डांट सुनाएगी, बिल्कुल डांट सुनाएगी। गवर्नमेंट आरबीआई के गवर्नर का तबादला नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या होगी? अगर मतलब कब डांट सुनाएगी कब डांट सुनाएगी गवर्नमेंट, वो सुनो आप। अगर कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन 2 से कम रहा 9 महीने तक, तब गवर्नमेंट आरबीआई से बोलेगी कि भाई साहब कारण क्या है, हमें लिखित में दो। अगर इन्फ्लेशन 6 से ऊपर कंटिन्यूअसली रहा 9 महीने तक, तब गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी भाई साहब लिखित में दो, कारण क्या है। ऐसे जब ऐसा नहीं होगा कि भाई लक्ष्मण रेखा पार हुई तो गोली बरसा दो आरबीआई के ऊपर, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर 9 महीने तक अगर इन्फ्लेशन 2 से नीचे, अगर 2 6 से ऊपर रहा, तो ही आरबीआई गवर्नर से लिखित में मांगेगी गवर्नमेंट। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये बता दिया, अगेन बेसिक चीज बता दी आपको। अगली चीज देखो आप, सीपीआई, ये सब मैंने बता दिया आपको कि क्या है। बेस इफेक्ट है, रीजन बेस इफेक्ट है फूड प्राइस का, और फेवरेबल मानसून, मानसून पहले ही आ गया है जिसकी वजह से लोगों ने फसल वसल लगा दी है अपनी। ये सुंदर सा एक ग्राफ है जो बता रहा है कि प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दिखा देता हूं मैं आपको। इसमें देखो, इस ग्राफ में आप देखो, ये जो ऊपर है वो है सीपीआई, जो नीचे है वो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज बताई नहीं आपको। मैंने बोला आपको कि हेडलाइन इन्फ्लेशन बताया मैंने आपको, हेडलाइन इन्फ्लेशन। मैंने फिर आपको बताया कोर इन्फ्लेशन। तो मैंने ये बोला था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कम इसलिए है क्योंकि उसमें फूड और फ्यूल का प्राइस इंक्लूड होता है, और हमारे देश में जो फूड का प्राइस है वो क्या हो गया है? बहुत कम हो गया है, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन कम है। तो सर कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन 4.5 बच्चों, ये है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज थी, बता दी आपको मैंने। हाँ, ग्लोबल फैक्टर जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर सकते हैं वो है क्रूड ऑयल का प्राइस। अभी लड़ाई कम हो गई तो क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो जाएंगे, ग्लोबल फूड प्राइस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सब चीज नॉर्मल हो रही है। गवर्नमेंट का एक्शन क्या है? गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन कर दी है, इंपोर्ट में ड्यूटी कम कर दी है, और मानसून अच्छा होगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो गया है। ओके, स्टेट वाइज क्या है? केरला का इन्फ्लेशन ज्यादा है, केरल में प्राइस ज्यादा है, पंजाब में कम है, जम्मू पंजाब में कम होगा क्योंकि पंजाब में एग्रीकल्चर अच्छा होता है। जम्मू कश्मीर में 4, उत्तराखंड में 3, हरियाणा में 3.1। इसके अलावा तो बाकी स्टेट में तो और ही कम होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, दो तरीके से इन्फ्लेशन निकालते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई का क्या हाल है? डब्ल्यूपीआई का हाल बेहाल है, नेगेटिव में है इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई में, 0.1 तक पहुंच गया डब्ल्यूपीआई। अच्छा, एंड जो हमारा सीपीआई है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, रोटी कपड़ा मकान ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जब हम सीपीआई से कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। डब्ल्यूपीआई से जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं वो देख लो जरा। हमारे पास इंग्रेडिएंट होते हैं प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग गुड। इन तीनों में सबसे वैल्यू किसकी होती है? प्राइमरी आर्टिकल की होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, प्लीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली चीज है रेलेवेंस। इसकी रेलेवेंस क्या है? इसकी रेलेवेंस ये है कि जो ट्रेडर्स है, जो मैन्युफैक्चरर, जो बड़े बड़े, जो मीडिएटर लेवल पे, जो ट्रांसपोर्ट, ये जो प्रोड्यूसर और ट्रेडर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अब चीजें सस्ती पड़ेगी, उनको चीजें सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू पिछले साल से, ठीक है। ये वाली बात है यहाँ पे, ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इससे देश को इसको इससे मतलब ये क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है उसके बारे में सुन लो आप। ये थोड़ी-सी बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट और आरबीआई कंटीन्यूअसली जो लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज़ कर रही है। हमने देखा कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को हमने रिड्यूस करा है 100 पॉइंट से, 4 से 3 हो गया शायद। हाँ, और रेपो रेट को भी कम कर दिया है, 6 से 5.50 कर दिया है। तो कंटीन्यूअसली रेपो रेट भी रिड्यूस हो रहा है, सीआरआर भी रिड्यूस हो रहा है। गवर्नमेंट ने 2.9 बिलियन, आरबीआई ने $2.9 बिलियन, 2.9 बिलियन रुपीस, नहीं सॉरी, अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने की बात हो रही है। तो जब इतना सारा पैसा मार्केट में आया है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ी है, तो मार्केट में डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही? और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये परेशानी आ रही, जब इतना पैसा मार्केट में डालने के बाद भी अगर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, तो फिर कब आएगा इन्फ्लेशन? देखो, इन्फ्लेशन अच्छा होता है एक हद तक। फिलिप्स कर्व में हमने देखा है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रिड्यूस होता है। और डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो एक हद तक इन्फ्लेशन अच्छा होता है। पर हम वो जो बैलेंस्ड इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन जरूरी है हमारे लिए, वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये आने वाला भविष्य बताएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कोर इन्फ्लेशन, ठीक है।
अच्छा, अब इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोअर इन्फ्लेशन से क्या होगा, लोगों की इनकम रिड्यूस नहीं होगी। देखो, इनकम रिड्यूस मतलब ये है कि अगर लोगों के पास लोगों के पर्स में ₹100 रखा है और इन्फ्लेशन 5% चल रहा है, 5% से चल रहा है मतलब ये है कि हर एक साल में जो ₹100 की वैल्यू 5% से कम हो रही है, तो वो अब कम होगी। अभी क्या है 2.1 है, तो वो वाली बात है। बॉन्ड मार्केट अलाइड लो जो बॉन्ड यील्ड है वो उसका प्राइस कम होगा, मतलब उसके जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी, रुपी स्ट्रेंथ हो जाएगी, रुपी अगर अगर इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो रुपी स्ट्रेंथ हो जाएगी। इफ डिसइन्फ्लेशन कंट्री रूरल डिस्ट्रेस कुड राइज फार्मर रिसीव। देखो, जब इन्फ्लेशन आता है तो नुकसान किसका होता है, जो सामान बेच रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रिड्यूस होने की वजह से अब उसे कम दाम पे, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं। जब चीजों के दाम कम हो रहे हैं तो फार्मर जिसको ज्यादा पैसा चाहिए था उसे अब कम पैसा मिलेगा, तो फार्मर को नुकसान हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। देखो, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम हो रही है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। सपोज अगर समोसे का दाम ₹6 था, समोसे का दाम ₹10 हो गया है, इसका मतलब ये है कि जो भी समोसे बनाने वाला है वो बोलेगा यार समोसा तो बड़ा अपना हमारा बड़ा महंगा बिक रहा है और हमें बहुत फायदा हो रहा है, तो क्यों ना एक मशीन खरीद ले समोसे बनाने की, या फिर क्यों ना एक लेबर रख ले समोसे बनाने के लिए। तो ना अब लेबर आएगा, चूंकि दाम कम हो गया है, ना अब लेबर आएगा ना मशीन आएगी। ना लेबर आएगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ना मशीन आएगी तो उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तीसरी परेशानी है। उसके बाद देयर आर रिस्क ऑफ डिमांड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब जब डिमांड कम होती है, और नेगेटिव इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन आने का खतरा है। डिमांड कम होना मतलब डिफ्लेशन, ठीक है। आप ज्यादा देर सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मिलेगी एक चॉकलेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल।